Hello everyone, welcome to Arpita Sharma classes. I am your educator Jashan and this lecture will be on NCERT class 11th summary chapter 7 federalism. You can subscribe to Arpita Sharma classes for daily Hindu news analysis, important international organizations, daily MCQs, strategy classes for UPSC CSE, polity classes, economics classes and much more. Arpita ma'am also takes classes on Unacademy Plus. You can use code Sharma20 to get 10% discount there. To get the PDFs, notifications, class notes, you can join our Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease. Now let's come to our topic for today, which is federalism. So ये NCERT में दो मैप्स दे रखे हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में ही. दिस इज इंडिया इन 1947 एंड दिस इज इंडिया इन 2070. इफ यू लुक एट द रीसेंट मैप वी विल सी दैट ये पूरा इंडियन यूनियन है जो कि बहुत स्टेट्स में बटा हुआ है. ठीक है, तो मतलब फिलहाल है 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज. तो अगर हम देखें तो फॉर any person living in any of these states, let us suppose for a person living in Madhya Pradesh, there will be two sets of polities. एक उसके लिए पूरे इंडिया की गवर्नमेंट है और एक उसके स्टेट की गवर्नमेंट है. ठीक है, इसी तरह बाकी स्टेट्स में भी क्या होगा, दो तरह की गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, जिसकी सीट दिल्ली में है, और एक स्टेट की गवर्नमेंट. ठीक है, तो क्या है हमारे इंडिया का जो सिस्टम है उसमें है टू सेट्स ऑफ पॉलिटीज, दो तरह की अर्थव्यवस्था, एक सेंटर की गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट की गवर्नमेंट. ठीक है, ये जो सिस्टम है इसको बोला जाता है फेडरल स्ट्रक्चर. इस स्ट्रक्चर को जिसमें जो हमारी पॉलिटी है जो वो दो तरह के गवर्नमेंट्स में डिवाइड हो उसको फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को. ठीक है, तो फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म इज एन अरेंजमेंट जिसमें पावर जो है, पावर का सेंटर कोई एक नहीं होता. ठीक है, एक से ज्यादा सेंटर्स के पास पावर होती है. ठीक है, जैसे हम कोई भी स्टेट, let us suppose for a person living in Rajasthan, there will be two centers of power. One will be the central government, ठीक है, whose seat is in Delhi, and one is his state government. तो इस अरेंजमेंट को मोटा मोटी हम फेडरल स्ट्रक्चर कह सकते हैं. जो इसकी अंडरलाइंग स्पिरिट है उसको फेडरलिज्म बोला जाता है. तो स्टूडेंट्स देखिए, अब ये इंडिया इन 1947, दिस इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू मैनी रीजनल स्टेट्स. तो जैसे एक ये राजपूताना है, पंजाब है, सेंट्रल इंडिया है. तो अब देखें अब भी स्टेट्स हैं लेकिन इनके नाम और इनकी बाउंड्रीज वगैरह टाइम टू टाइम चेंज हो चुकी हैं. ठीक है, तो इनकी बाउंड्रीज चेंज करने का किसके पास अधिकार है, ये स्टेट्स की बाउंड्रीज को नई स्टेट्स बनाने का या किसी स्टेट का नाम चेंज करने का ये अधिकार है इंडियन पार्लियामेंट के पास. ठीक है, किसी स्टेट के पास ये राइट नहीं है. दिस राइट लाइज विद इंडियन पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल नंबर 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, now let's come to federalism. Federalism is an institutional mechanism to accommodate two sets of polities, one at national level and other at रीजनल लेवल. जैसे हमने यहाँ पे देखा कि दो तरह की पॉलिटीज होती हैं, दो तरह की अर्थव्यवस्था होती है, एक पूरे नेशन के लिए, ठीक है, और एक उस पर्टिकुलर रीजन के लिए. ठीक है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो इस मैकेनिज्म को फेडरलिज्म बोला जाता है. देयर आर मोर देन वन सेंटर ऑफ पावर, कि पावर का सेंटर सिर्फ एक नहीं है. और जो ये टू सेट्स ऑफ पॉलिटीज होती है ना स्टूडेंट्स, दो तरह की गवर्नमेंट, जैसे स्टेट की गवर्नमेंट अलग, सेंटर की गवर्नमेंट अलग, ये अपने अपने स्फीयर में ईच ऑफ देम इज ऑटोनोमस इन हिज ओन स्फीयर. ठीक है, इनका अपना एक स्फीयर डिफाइंड होता है जिसमें ये इंडिपेंडेंस से, ऑटोनॉमी से काम करते हैं. ठीक है, तो अब देखिए when there will be two sets of polities, ठीक है, दो तरह की पावर के सेंटर होंगे, एक नेशनल लेवल पे एक रीजनल लेवल पे. तो लिहाजा क्या हो जाता है, देयर आर टू सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज और लॉयल्टीज ऑफ पीपल. जो लोग रहते हैं किसी भी रीजन में उनकी भी टू सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज बन जाती हैं. वो कैसे बनती हैं, सो लेट अस सपोज फॉर ए पर्सन लिविंग इन राजस्थान, उसकी दो सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज होंगी. एक तो वो राजस्थान स्टेट को बिलोंग करता है इसलिए वो राजस्थानी होगा, एक वो इंडिया एज अ नेशन को बिलोंग करता है इसलिए वो इंडियन होगा. लाइकवाइज फॉर ए पर्सन लिविंग इन पंजाब, वो पंजाबी होगा और इंडियन होगा. ठीक है, मध्य प्रदेश में रहने वाले का वैसे गोवा में रहने वाला गोवन होगा और इंडियन होगा. ठीक है, तो इस तरह से ये फेडरल स्ट्रक्चर में लोगों की टू सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज बन जाती हैं, दो तरह की लॉयल्टीज बन जाती हैं. वन लॉयल्टी इज फॉर हिज हर स्टेट एंड वन लॉयल्टी इज फॉर द नेशन. ठीक है,
तो जो ये बात है दो तरह की आइडेंटिटीज बन जाना, ये किसी फेडरल स्ट्रक्चर का थोड़ा एक नेचुरल आउटकम है, इसको मतलब थोड़ा नेगेटिव तरीके से नहीं देखना चाहिए, ठीक है, कि रीजनल आइडेंटिटी अलग होगी, नेशनल आइडेंटिटी अलग होगी। और नेक्स्ट पॉइंट इज डिटेल्स और डिविजन्स ऑफ पावर आर गिवन इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए हमने क्या कहा था, देयर आर टू सेट्स ऑफ पॉलिटीज, ईच ऑफ देम आर ऑटोनॉमस इन देयर ओन स्फीयर, के अपने अपने स्फीयर में ऑटोनॉमस है, कि ये पहले ही डिसाइडेड होगा कि सेंटर ने इस एरिया में काम करना है, स्टेट ने इस एरिया में काम करना है। ये वो वाले एरियाज है जहाँ पे सेंटर कानून बना सकता है, सेंटर एक्ट पास कर सकता है, और ये वो वाले सब्जेक्ट्स हैं, एरियाज हैं जिनमें स्टेट एक्ट पास कर सकती है, ठीक है। क्योंकि अगर हम ये फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स ना बनाएंगे पहले, ये डिवीजन ऑफ पावर अगर फिक्स्ड नहीं होगी, तो जो ये स्ट्रक्चर्स है ना, ये जो यूनिट्स हैं, जैसे ये स्टेट्स हैं, इनका आपस में या स्टेट्स का सेंटर के साथ झगड़ा होने के चांसेस, डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए क्या किया जाता है कि फेडरल स्ट्रक्चर में डिवीजन ऑफ पावर्स होती हैं, वो पहले ही स्ट्रिक्टली डिफाइन होती हैं, एंड दोज डिवीजन ऑफ पावर्स इज गिवन इन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में ही क्या है, डिसाइडेड है कि किस किस यूनिट के पास कितनी पावर होगी, ठीक है। ये किस लिए किया गया है, ताकि बाद में डिस्प्यूट्स को कम किया जा सके, ठीक है। तो हमारे ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, 7th शेड्यूल में 3 तरह की लिस्ट्स बनाई हुई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो क्या है, यूनियन लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे उन पे यूनियन गवर्नमेंट लॉज बनाएगी, स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे उन पे स्टेट गवर्नमेंट लॉज बनाएगी, और कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है कि उसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं उस पे बोथ सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉज, दोनों लॉज बना सकते हैं, ठीक है। और कहीं अगर ऐसा हो जाए कि सेंटर का लॉ और स्टेट का लॉ एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं, तो सेंटर का लॉ जो है वो प्रिवेल करता है, ठीक है। जो नेक्स्ट फीचर है फेडरलिज्म का है, वो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी टू सेटल द डिस्प्यूट्स। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने क्या देखा था, 2 सेट्स ऑफ पॉलिटीज बनाई, अपने अपने स्फीयर में ऑटोनॉमस है, हर पर्सन की 2 तरह की लॉयल्टीज है, उनकी पावर भी हमने डिवाइड कर दी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन फिर भी अगर किसी कारण कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो फिर उसको कौन सेटल करेगा, उसको इंडिपेंडेंट जुडिशरी सेटल करेगी, ठीक है। कि फिर भी अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए सेंटर और स्टेट के बीच में या 2 स्टेट्स के आपस में, तो कौन सेटल करेगा, एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो स्टूडेंट्स जो ये फेडरल अरेंजमेंट है, 2 तरह की पॉलिटी का होना, ये इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में एक तरह का ही फेडरलिज्म चलता है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फेडरलिज्म इन डिफरेंट कंट्रीज। जैसे क्या है, जो यूएस का फेडरलिज्म है, यूएस में भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और जितनी स्टेट्स हैं यूएस की, उनकी अपनी अलग गवर्नमेंट्स हैं। लेकिन यूएस का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। यूएस में क्या है, जो स्टेट्स हैं यूएस की, उनके पास ऑटोनॉमी ज़्यादा है, ठीक है। इंडियन स्टेट्स के पास उतनी ऑटोनॉमी नहीं है। इंडिया का सेंटर जो है वो ज़्यादा पावरफुल है स्टेट्स के कंपैरिजन में। फिर जैसे यूएस हो गया, वेस्ट इंडीज़ में सेंटर बहुत ही ज़्यादा वीक है। वेस्ट इंडीज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ कैरेबियन आइलैंड्स जिन्होंने खुद इकट्ठे होकर एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई है, ठीक है। तो उनका फेडरलिज्म वेस्ट इंडीज़ का अलग तरीके का है, यूएस का अलग तरीके का है, इंडिया का अलग तरीके का है। तो क्या है, फेडरलिज्म के कोई ऐसे फिक्स्ड सेट ऑफ रूल्स नहीं है, हर कंट्री अपने अपने हिसाब से अलग तरह के अरेंजमेंट कर देते हैं। लेकिन इसकी एक चीज़ जो है वो कॉमन है, वो ये है कि 2 सेट ऑफ पॉलिटीज होंगी, नेशनल लेवल पे अलग, रीजनल लेवल पे अलग। तो अब हम देखते हैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फेडरलिज्म का क्या मतलब है, व्हाट इज फेडरलिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट्स क्या है, इंडिया जो एज अ कंट्री या एज अ रीजन विदाउट बिफोर इंडिपेंडेंस क्या था, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इसमें, ठीक है। लोगों के लैंग्वेज से लेके रिलीजन, कल्चर, या अगर हम फिजिकल फीचर्स को देखें, पूरी डाइवर्सिटी से भरा पड़ा है। तो इसलिए क्या था, और इंडियन जो कंट्री है उसका साइज भी बहुत बड़ा है, इसलिए सिर्फ एक गवर्नमेंट, अगर हम सोचेंगे सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उससे तो मतलब ये काम नहीं चल पाना था। फेडरल स्ट्रक्चर वाज नेसेसरी टू अकोमोडेट ऑल दीज डाइवर्सिटीज, ठीक है।
तो जो इंडियन फेडरलिज्म है, इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी एंड कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एंड सेपरेट पावर्स टू स्टेट्स। ठीक है, तो इसने क्या किया, वो जो डाइवर्सिटी था उसको अकोमोडेट करने के लिए स्टेट्स बनाई हैं, स्टेट्स को सेपरेट पावर्स भी दी गई हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स को। लेकिन इसका अंडरलाइंग प्रिंसिपल क्या है कि सभी स्टेट्स ने और सेंटर ने यूनिटी और कोऑपरेशन के साथ चलना है। जो उनका आपस में रिलेशन है दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन कोऑपरेशन। ठीक है, सो while recognizing diversity constitution emphasized unity। तो जब फेडरल स्ट्रक्चर बनाया गया, मतलब डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया गया है कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स की अलग से गवर्नमेंट बनाई है, लेकिन उस डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करते हुए ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने यूनिटी को ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। वो कैसे एम्फेसाइज किया है वो हम देखते हैं। जैसे आर्टिकल 1 सब क्लॉज 1 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या कहता है, इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है दैट इंडिया इज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, इसमें लिखा हुआ है इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, वो किस लिए, क्योंकि इंडिया कॉन्टेक्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन यूनिटी में ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा है। ठीक है, हमारे इंडियन स्टेट्स जो हैं उनके पास ये पावर नहीं है कि वो खुद इंडियन यूनियन से अलग हो जाएं। ठीक है, तो इसलिए हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है कि फेडरेशन तो है लेकिन सेंटर ज़्यादा पावरफुल है और स्टेट के पास ये हक नहीं है कि वो इंडिया से अलग हो जाए। और दूसरी बात, जितनी भी स्टेट्स हैं उनके एरियाज चेंज करना या नई स्टेट्स बनाना या उनके नाम चेंज करना, ये सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, क्योंकि वो इसलिए किया गया ताकि जो यूनिटी है वो बरकरार रखी जा सके। So Article 1 says, India that is Bharat shall be a union of states. The states and territories thereof shall be specified in the first schedule। और जितनी भी इंडियन यूनियन में स्टेट्स हैं और उनकी टेरिटरीज कहाँ से लेकर कहाँ होंगी, वो सारा का सारा फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि इंडियन फेडरलिज्म का क्या है। इंडियन फेडरलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसका सेंटर बहुत स्ट्रांग है। फेडरलिज्म तो है लेकिन सेंटर बहुत स्ट्रांग है। क्यों? इंडिया इज अ वेरी लार्ज कंट्री, इट हैज़ इमेंस डाइवर्सिटी एंड सोशल प्रॉब्लम्स, है ना सर। डाइवर्सिटी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत डाइवर्सिटी है इंडिया में। तो डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए, डाइवर्सिटी के लिए हमने क्या किया, फेडरल स्ट्रक्चर लेके आए कि स्टेट्स की अलग से हमने गवर्नमेंट बनाई है और एक नेशनल गवर्नमेंट अलग है। लेकिन वहाँ इंडिया में क्या है, सोशल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं इंडिया डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, बहुत ज़्यादा सेसेशनिस्ट मूवमेंट्स ना हो जाए, इस सब को रोकने के लिए एक स्ट्रॉन्ग सेंटर रखा गया। क्यों? टू स्टेम डिसइंटीग्रेशन एंड ब्रिंग अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। पहली बात तो स्ट्रॉन्ग सेंटर इसलिए कि डिसइंटीग्रेट ना हो जाए कंट्री, और दूसरी बात क्यों कि अगर किसी कारण हमें कोई बहुत ज़रूरी सोशल या पॉलिटिकल चेंज लेकर आनी है, तो अगर सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो अपना डिसीजन सारी स्टेट्स पे बाइंडिंग कर सकेगा। सारी स्टेट्स को स्ट्रॉन्ग सेंटर के अकॉर्डिंग चलना ही पड़ेगा। तो सो टू ब्रिंग अबाउट सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग सेंटर इज नेसेसरी। ये स्टूडेंट्स हमने जो बात की थी डिफरेंट स्टेट्स की, वो डिफरेंट लिस्ट्स की, वो हैं शेड्यूल 7 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ये 3 लिस्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली है यूनियन लिस्ट, जिसमें के देखो ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, बैंकिंग, रेलवेज एट्सेट्रा। इंपॉर्टेंट करंसी, ये सारे सब्जेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो कि पूरे इंडिया में एक जैसा जिनके ऊपर लॉ होना चाहिए। ठीक है, तो इन सबको रखा गया है यूनियन लिस्ट के अंदर। फिर स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, थोड़े रीजनल, जो जिनका थोड़ा रीजन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, पुलिस, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट्स होगी, पब्लिक हेल्थ, लैंड, लिकर, ये सारे के सारे स्टेट लिस्ट में आते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी लिस्ट है, जिसमें सेंटर और स्टेट्स दोनों लॉज बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस एटसेट्रा। तो दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर 2 लॉज बनाए, जैसे एक स्टेट ने भी बनाया सेंटर ने भी बनाया, लॉज कन्फ्लिक्टिंग है, तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा, यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा। देखो स्टूडेंट्स, अब जैसे टाइम चेंज होता रहता है तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें सामने आती रहती हैं। अब इन तीनों लिस्ट्स में कुछ कुछ सब्जेक्ट्स तो स्पेसिफाई कर दिए, लेकिन अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट आ जाता है हमारे सामने जो इन तीनों लिस्ट्स में से कहीं भी नहीं है, तो फिर वो कहाँ पे आएगा, उसको रखा गया है
रेजिड्यूरी पावर्स में includes all other matters not mentioned in any of the lists, for example cyber laws। ठीक है, कि अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट आता है जो इन तीनों लिस्ट में से कहीं पे भी मेंशन नहीं है, उसको रेजिड्यूरी पावर्स के अंदर रखा जाएगा और उस पे यूनियन लेजिस्लेचर वो लॉज बना सकेगी। ठीक है, तो पहले तो हम यहीं पे देखते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सेंटर या यूनियन ज़्यादा पावरफुल कैसे है। पहली बात तो ये है कि यूनियन लिस्ट में सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, फिर कॉन्करेंट लिस्ट में अगर क्या है, यूनियन और स्टेट दोनों ने लॉ बनाया तो यूनियन का लॉ प्रिवेल करेगा किसी प्रॉब्लम के केस में। और फिर जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं कि जो इन तीनों लिस्ट में से कहीं पर भी नहीं आते, उन पर भी यूनियन को ही अधिकार है लॉ बनाने का। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोविजंस इन इंडियन केस दैट क्रिएटेड ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहली प्रोविजन क्या है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ अ स्टेट इज इन हैंड्स ऑफ पार्लियामेंट। जैसे हमने डिस्कस किया था अंडर आर्टिकल 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कैन मेक अ न्यू स्टेट बाय सेपरेटिंग टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स। के पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी स्टेट से थोड़ा एरिया निकालकर नई स्टेट बना दे या दो स्टेट्स को जोड़कर नई स्टेट बना दे। मतलब किसी भी तरीके के अरेंजमेंट से नई स्टेट बनाने का जो अधिकार है वो पार्लियामेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो इससे क्या पता चलता है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, के किसी स्टेट की टेरिटरी की कि उसकी कैसी शेप है, कितनी टेरिटरी, उसकी इंटीग्रिटी ही पार्लियामेंट के हाथ में है, उस स्टेट के खुद के हाथ में नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि सेंट्रल जो है इंडियन फेडरलिज्म के केस में सेंट्रल बहुत स्ट्रांग है। पार्लियामेंट कैन ऑल्सो ऑल्टर नेम, नाम चेंज कर सकती है और बाउंड्री भी चेंज कर सकती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है, एमरजेंसी प्रोविजंस जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। और एमरजेंसी प्रोविजंस में क्या होता है कि हमारी फेडरल पॉलिटी जो है दैट चेंजेस इनटू अ हाईली सेंट्रलाइज्ड स्टेट, कि जब भी कभी एमरजेंसी लगाई जाती है तो उस केस में क्या होता है कि फेडरल प्रोविजंस काइंड ऑफ खत्म ही हो जाते हैं और सेंटर के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है। तो उसमें क्या होता है, पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन सब्जेक्ट अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, तो क्या हुआ कि इमरजेंसी लगने पर जब पार्लियामेंट स्टेट की ज्यूरिसडिक्शन वाले सब्जेक्ट्स पे भी लॉ बना सकती है, तो क्या हो गया कि इमरजेंसी के केस में फेडरल पॉलिटी इज चेंजिंग इनटू सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी। ठीक है, कि इमरजेंसी वैसे ही सेंटर के पास पावर्स ज़्यादा हैं, लेकिन इमरजेंसी के पास क्या हो रहा है कि स्टेट्स की पावर बहुत ही कम हो रही है और सेंटर पूरी स्टेट्स की पावर को सब्स्यूम कर रहा है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, थर्ड पॉइंट वो ये है, स्टूडेंट्स के जितनी जनरली रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम्स है ना, जिस चीज से जिस जगह से पैसा आता है, ठीक है, वो सारा रेवेन्यू मोस्टली किसके हाथ में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट मोस्टली क्या करता है, रेवेन्यू सारा अपने पास लेकर जाता है कलेक्ट करके, और उसके बाद सेंटर की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस और ग्रांट्स मिलती हैं स्टेट्स को। ठीक है, अब क्या है, फाइनेंशियली क्या है, स्टेट्स जो हैं वो सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, जब फाइनेंशियली सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट है तो क्या है, सेंटर जो है वो ज्यादा पावरफुल हो रहा है स्टेट्स के मुकाबले में। नेक्स्ट है, हमें पता है कि हर स्टेट में एक गवर्नर होता है। जो गवर्नर है, गवर्नर का जो पोजीशन है, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंटर। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, गवर्नर ऑफ अ स्टेट वर्क्स एज एन एजेंट ऑफ सेंटर। ठीक है, तो गवर्नर के पास ये पावर होती है कि ही कैन रिजर्व अ स्टेट बिल फॉर असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। सच बिल्स कैन बी डिलेड और इवन वीटोड कंप्लीटली। गवर्नर का क्या काम होता है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे जब एक्ट पास होगा, बिल पास होगा, तो वो गवर्नर के असेंट के लिए, गवर्नर के साइन के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, जब गवर्नर साइन करेगा तब भी वो जो बिल है वो एक्ट का फॉर्म लेता है, मतलब तभी कानून पास होगा जब गवर्नर ने साइन करने हैं। ठीक है, असेंबली में तो वो पहले पास हो चुका होता है। और गवर्नर के पास क्या पावर है, गवर्नर को अगर लगता है कि ये जो बिल मेरे पास आया है साइन करने के लिए कि वो ठीक नहीं है, तो वो और प्रेसिडेंट को देखना चाहिए, तो वो किसी भी बिल को रख सकते हैं फॉर द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, उन्होंने उस बिल पे साइन करके वापस नहीं दिया असेंबली को, उसको प्रेसिडेंट के लिए रख लिया। और जब वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है तो पहली बात तो देखो,
बिल डिले ही हो गया, अगर स्टेट कुछ काम करना चाहती थी वो चीज़ डिले हो चुकी है, और प्रेसिडेंट के पास भी ये पावर है कि वो पूरा का पूरा उस बिल को वीटो कर दे। ठीक है, तो इस तरह से जो सेंटर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। दूसरा क्या है कि प्रेसिडेंट के रूल के केस में प्रेसिडेंट्स रूल करके भी एक प्रोविजन है जिसमें गवर्नर हैज द पावर टू रेकमेंड डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जब प्रेसिडेंट रूल लागू होता है तो क्या है, स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल डिसमिस हो जाती है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को भी डिसोल्यूट किया जा सकता है। एक और बात ये है स्टूडेंट्स कि सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो गिव इंस्ट्रक्शंस टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन वेरियस मैटर्स। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट इफ राज्यसभा पासिस अ रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट। अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास कर दे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर आ जाती है कि वो स्टेट के किसी भी सब्जेक्ट पे लॉ बना सके। फिर हमारे इंडिया में क्या है कि ऑल इंडिया सर्विसेज जो है IAS और IPS वो कॉमन है सेंटर के लिए और स्टेट के लिए, तो दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट कांट रिमूव देम फ्रॉम सर्विस, ना तो स्टेट उन्हें सर्विस से रिमूव कर सकती है और ना ही डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है उनके अगेंस्ट। तो ऑल इंडिया सर्विसेज को भी सेंटर की इंटरफेरेंस माना जाता है स्टेट में। आर्टिकल 33-34 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या करता है, वो पार्लियामेंट को ये अधिकार देता है कि दे कैन प्रोटेक्ट पर्सन्स इन यूनियन और स्टेट सर्विस इन रिस्पेक्ट टू एनी एक्शन टेकन बाय देम ड्यूरिंग मार्शियल लॉ टू मेंटेन ऑर्डर। आर्टिकल 33-34 में क्या है कि मार्शियल लॉ जब किसी जगह पे लगा हो तो उस टाइम जो कोई भी पर्सन है यूनियन और स्टेट की सर्विस में, अगर वो कोई एक्शन लेता है उसके किसी काम को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इन आर्टिकल्स को यूज करते हुए भी ये अफ्स्पा जैसे लॉज पास किए गए हैं, और ये भी स्टेट का एक बहुत बड़ा कंट्रोल है, सेंटर का बहुत बड़ा कंट्रोल है स्टेट्स की डोमेन में। अब हम देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स इन इंडियन फेडरल सिस्टम। तो हमारे इंडियन फेडरल सिस्टम में बहुत बार कॉन्फ्लिक्ट्स भी आए हैं, किस लिए, क्योंकि स्टेट्स एक्सपेक्ट अ ग्रेटर रोल एंड पावर इन द गवर्नेंस ऑफ ए स्टेट। कि स्टेट्स को ये लगता है कि हमें अपनी स्टेट की गवर्नेंस के लिए ज़्यादा पावर चाहिए, हमें इतना स्ट्रॉन्ग सेंटर नहीं चाहिए, हमारे पास ज़्यादा पावर होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, सेंटर और स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है, क्योंकि हमने अभी देखा कि सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर लीगल डिस्प्यूट्स होंगे सेंटर और स्टेट्स के बीच में तो वो तो जुडिशरी सॉल्व कर देगी। लीगल डिस्प्यूट्स आर सॉल्व्ड बाय जुडिशरी। ठीक है, पर क्या होता है कि जो ऑटोनॉमी की डिमांड्स हैं उनको ज़्यादा ऑटोनॉमी चाहिए, तो वो तो बहुत बार पॉलिटिकल नेचर की डिमांड्स होती हैं बहुत सारी, तो वो तो दे मस्ट बी सॉल्व थ्रू नेगोशिएशन। जो पॉलिटिकल नेचर की डिमांड्स हैं, पॉलिटिकल इश्यूज हैं सेंटर और स्टेट के बीच में, वो तो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर जो कि सेंटर और स्टेट्स हैं, वो तो उनको एक दूसरे के साथ बात करके, कोऑपरेट करके, नेगोशिएट करके सॉल्व करने पड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या था 1960s तक क्या था कि सेंटर और स्टेट्स दोनों में क्या होता था, कांग्रेस का गवर्नमेंट होता था। देयर वाज अ सिंगल पार्टी रूल बोथ इन सेंटर एंड स्टेट्स। तो क्या था, रिलेशन सेंटर और स्टेट्स में तकरीबन स्मूथ ही चलता था, और सारी स्टेट्स में क्या था, एक तरह का ऑप्टिमिज्म था। उनको लगता था कि जो सेंटर के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लॉज आ रहे हैं उनसे हमारा बहुत फायदा होगा और सेंटर हमें ग्रांट्स देगी और हम तरक्की करेंगे। लेकिन क्या होता है, मिड 60s के बाद बहुत सारी स्टेट्स ऐसी थी जहां पर कांग्रेस की गवर्नमेंट ना बन के नॉन कांग्रेस पार्टीज की गवर्नमेंट सामने आने लगी। तो फिर तब से क्या था, वो स्टेट्स ऑटोनॉमी की मांग करने लगी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट एट सेंटर है वो हमारे काम में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है और हमें थोड़ी और ऑटोनॉमी चाहिए। ठीक है, तो मिड 1960s से ऐसा हुआ कि ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा है वो ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन अब क्या है, उसके बाद 1990s में क्या सिनेरियो आया, 1990s में ये था कि जनरली जो स्ट्रॉन्ग कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर था वो सिस्टम नहीं हो रहा था। 1990s में कोalition गवर्नमेंट्स बन रही थी, डिफरेंट छोटी छोटी मतलब पार्टीज इकट्ठी होकर गवर्नमेंट बनाती थी। तो उस केस में क्या था, फिर 1990s के बाद क्या हुआ है कि स्टेट्स की जो से है, स्टेट्स की जो बात है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने लगी है, और क्या है, जो इंडियन फेडरलिज्म है वो भी मैच्योर हुआ है, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी बढ़ी है। अब हम देखते हैं कि
ऑटोनॉमी की जो मांग करती हैं स्टेट्स, उसमें क्या है, किस ऑटोनॉमी के मांग का क्या मतलब है। तो जो ऑटोनॉमी है उसका मतलब डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कुछ स्टेट्स तो ये चाहती हैं कि दे एक्सपेक्ट दैट डिवीजन ऑफ पावर्स शुड बी चेंज, जो पावर्स की डिवीजन है दैट शुड बी चेंज्ड इन फेवर ऑफ स्टेट्स एंड मोर पावर्स एंड इंपॉर्टेंट पावर्स बी असाइंड टू स्टेट्स। मैनी स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, पंजाब, वेस्ट बंगाल, ठीक है, हैव मेड दीज डिमांड्स। कि सबसे पहले तो वो ये चाहती हैं कि जो पावर है, डिवीजन ऑफ पावर है, या जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जिन पे हम कानून बना सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स भी स्टेट्स को दिए जाएं, पावर्स भी ज़्यादा स्टेट्स को दिए जाएं। जैसे टाइम टू टाइम तमिलनाडु से, पंजाब से, वेस्ट बंगाल से जो ऑटोनॉमी की मांग उठी, उनमें उनका पॉइंट ये था कि जो पावर शिफ्टिंग है वो स्टेट्स के तरफ हो, ठीक है। तो दूसरा क्या था, हमने देखा था कि फाइनेंशियली भी स्टेट्स जो हैं वो सेंटर पे डिपेंडेंट हैं। सो इन देयर डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी दीज स्टेट्स आल्सो डिमांडेड दैट इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू जो है और ग्रेटर कंट्रोल ओवर रेवेन्यू वो स्टेट को दिया जाए, कि स्टेट्स के पास पावर तो ज़्यादा हो ही, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी हो, ठीक है। वेस्ट बंगाल ने भी ये मांग की थी 1977 में, उसके बाद तमिलनाडु और पंजाब से भी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की मांग उठती रही है, ठीक है। दूसरा क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया में भी कि स्टेट्स मांगती हैं कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी पे भी हमारा ज़्यादा कंट्रोल हो। जैसे हमने ऑल इंडिया सर्विसेज के केस में देखा था कि स्टेट्स के पास कंट्रोल नहीं है। फिर क्या है, कल्चरल और लिंग्विस्टिक इश्यूज पे भी बहुत सारी डिमांड्स उठती रहती हैं। ये क्या था, जब देयर वाज एन ऑपोजिशन टू डोमिनेशन ऑफ हिंदी पर्टिकुलरली इन तमिलनाडु, तो जैसे हिंदी की इम्पोजिशन पे मतलब काफ़ी ये प्रॉब्लम्स होती रही हैं, अब भी होती हैं, कि लिंग्विस्टिक इश्यूज के बेसिस पे कि हिंदी को पूरे कंट्री पे इम्पोज ना किया जाए, ठीक है, बिकॉज द स्टेट्स फील दैट द हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स काइंड ऑफ डोमिनेट अदर एरियाज। ये तो हमने पहले देख लिया कि कॉन्फ्लिक्ट कैसी हैं। फिर हम देखते हैं कि गवर्नर का क्या रूल है और प्रेसिडेंट्स रूल क्या होता है। गवर्नर का रोल क्या है, जो गवर्नर है ही इज अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट्स, और उसके एक्शंस को क्या किया जाता है, एक तरह से इंटरफेरेंस माना जाता है सेंटर की। तो जैसे हमने अभी देखा था कि गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो बिल्स रिजर्व करके रख सकते हैं, फिर प्रेसिडेंट्स रूल भी किसी स्टेट पे लागू करवा सकते हैं, तो वो एक तरह से बहुत इंटरफेरेंस हो जाती है। गवर्नर के थ्रू सेंटर अपना कंट्रोल रखती हैं स्टेट्स के ऊपर। तो एक सेंटर स्टेट रिलेशंस पे 1983 में कमीशन बिठाया गया था, सरकारिया कमीशन। तो उन्होंने भी ये बोला था कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर शुड बी स्ट्रिक्टली नॉन पार्टीसन, कि अपॉइंटमेंट जब गवर्नर की अपॉइंटमेंट करनी है तो वो बहुत ही अनबायस्ड तरह का बंदा होना चाहिए, नॉन पार्टीसन अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। अब देखते हैं आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल क्या होता है। जब कभी when government of the state can't be carried out in accordance with the provisions of the constitution, कि जब कभी गवर्नर को ऐसा लगे कि स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है स्टेट में, तो ही कैन रिकमेंड प्रेसिडेंट्स रूल। तब क्या होता है, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है स्टेट के ऊपर, और उसमें क्या होता है, टेक ओवर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट जो पूरी की पूरी है उसको काइंड ऑफ टेक ओवर ही कर लेती है सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड इट और मैक्सिमम टाइम लिमिट जो है, मैक्सिमम 3 साल तक प्रेसिडेंट्स रूल रख सकता है। और गवर्नर क्या कहता है, गवर्नर कैन रिकमेंड, इस टाइम प्रेसिडेंट्स रूल के केस में गवर्नर कैन रिकमेंड डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की डिसमिसल ही रेकमेंड कर सकता है, और स्टेट असेंबली जो थी या तो उसको सस्पेंड करवा सकता है या पूरी की पूरी असेंबली को डिसोल्यूशन भी करवा सकता है। तो स्टूडेंट्स ये क्या था, 1967 तक तो हमने देखा, मिड 1960s तक सेंटर में और स्टेट्स में एक ही तरह की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट। तब तक तो प्रेसिडेंट का रूल इतना नहीं लगाया जाता था, लेकिन 1967 के बाद जो प्रेसिडेंट्स रूल है ये ज़्यादा लगाया जाने लगा। कई बार तो ऐसे केसेस भी सामने आए कि लेजिस्लेचर में किसी पार्टी की पूरी मेजोरिटी थी, लेकिन फिर भी उसको ये प्रेसिडेंट्स रूल लगाकर सस्पेंड कर दिया गया, डिसॉल्व कर दिया गया। तो मतलब ऐसे कुछ बायस्ड केसेस भी हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ डिसीजन टू इम्पोज प्रेसिडेंट्स रूल कैन बी एग्जामिन्ड बाय जुडिशरी, कि अगर आप किसी स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल लगाते हो तो उस डिसीजन की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को भी जुडिशरी एग्जामिन कर सकती है, ठीक है, कि ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है।
आगे हम नेक्स्ट जो इशू है वो देखते हैं, डिमांड्स फॉर न्यू स्टेट्स। ठीक है, हमें पता है जब इंडियन नेशनल मूवमेंट था जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, उसमें क्या हुआ, एक पूरे पैन इंडिया लेवल पे तो यूनिटी बनी ही, हम सबको ये फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ था कि हम इंडियंस हैं। ठीक है, जब हमें इंडिपेंडेंस चाहिए थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, तो एक पैन इंडिया लेवल पे, पूरे इंडिया के लेवल पे यूनिटी तो बनी ही, साथ में क्या हुआ कि एक अलग तरह की यूनिटी भी बनी ऑन कॉमन लैंग्वेज, रीजन और कल्चर। लैंग्वेज, रीजन और कल्चर के बेसिस पे भी लोगों में क्या कहते हैं, एक तरह की जागरूकता आई, मतलब उनमें ये जागरूकता तो आई ही कि हम इंडियन हैं, ये भी जागरूकता आई कि हाँ हमारी ये लैंग्वेज है, हम पंजाबी हैं, हम मारवाड़ी हैं, मतलब कल्चर को लेकर हम तेलुगु स्पीकिंग है, हम तमिल स्पीकिंग है, तो इस तरह की यूनिटी भी आई। तो दिस हैज लेड टू क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो ये जो डिस्टिंक्ट यूनिटी थी रीजनल लेवल पे, उसकी वजह से क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद सारी स्टेट्स ने अपने अपने लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स की मांग करनी शुरू कर दी। तो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वाज सेट अप इन 1956 व्हिच आल्सो रिकमेंडेड क्रिएशन ऑफ स्टेट्स ऑन लैंग्वेज बेसिस। उन्होंने भी कहा कि लैंग्वेज बेसिस पे स्टेट्स बना सकते हैं हम। तो 1956 से ये प्रोसेस चल चुका है। सबसे पहली स्टेट जो बनी थी आंध्र प्रदेश बनी थी, व्हेन तेलुगु स्पीकिंग पॉपुलेशन को अलग स्टेट मिला था आंध्र प्रदेश की फॉर्म में, और तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन से अलग कर दिया गया था उनको। जो मद्रास स्टेट थी उसको डिवाइड करके आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दो स्टेट्स बन गई थी। उसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र बना 1960 में, फिर पंजाब हरियाणा मिला बना, ये गुजराती स्पीकिंग पॉपुलेशन, ये मराठी स्पीकिंग पॉपुलेशन, ये पंजाबी स्पीकिंग पॉपुलेशन के बेसिस पे ये नॉन पंजाबी स्पीकिंग। तो ऐसे डिमांड्स जो हैं वो चलती ही रहेंगी और नई स्टेट्स की डिमांड अभी तक चल रही हैं। फिर आगे हम देखते हैं इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स के, जो दो स्टेट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं। अगर डिस्प्यूट्स लीगल होंगी तो जुडिशरी देखेगी। ठीक है, अगर पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस वाली होंगी तो उन्हें तो नेगोशिएशन से ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली तरह की जो डिस्प्यूट है वो है बॉर्डर डिस्प्यूट्स में। कई बार ऐसे एरियाज हैं कुछ स्टेट्स के बीच में स्टूडेंट्स, कि उस एरिया को सभी स्टेट्स बोलती हैं कि हमारा है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे अगर हम डिवाइड करना चाहें तो क्या होता है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है दैट मस्ट ऑल्सो बी स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज। ऐसा होता है कि वो लैंग्वेज भी एक से ज़्यादा बोल रहे हैं, तो हम लैंग्वेज के बेसिस पे भी उन्हें किसी स्टेट में नहीं डाल सकते। जैसे महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में बेलगाम नाम का एक सिटी है, उसको लेकर ये इशू है। फिर क्या है, पंजाब और हरियाणा के बीच में चंडीगढ़ को लेकर, फिर चंडीगढ़ अब क्या है, पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है। तो 1985 में क्या था, तब के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी और जो पंजाब की लीडरशिप थी उनमें एक क्या हुआ था, एग्रीमेंट हो गया था। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि चंडीगढ़ वाज टू बी ट्रांसफर्ड टू पंजाब, चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाना था और पंजाब के साउथ में से कुछ एरिया हरियाणा के पास चले जाने थे, लेकिन ये अभी तक हो नहीं पाया है और ये कन्फ्लिक्ट अभी तक चल रही है। तो ये पहला इश्यू जो था हमने देखा वो बॉर्डर डिस्प्यूट का था। दूसरा है वाटर डिस्प्यूट, पानी को लेकर डिस्प्यूट्स। तो बॉर्डर डिस्प्यूट जो है वो तो स्टूडेंट्स ज़्यादा क्या है, इमोशनल इश्यूज में है, लेकिन जो पानी को रिलेटेड डिस्प्यूट्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए पानी तो पीने के लिए और इरिगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ रिलेटेड टू प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड इरिगेशन इन कंसर्न स्टेट्स। इसके लिए एक बहुत फेमस डिस्प्यूट है जैसे कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ठीक है, तो दोनों स्टेट्स कावेरी वाटर पे डिपेंडेंट हैं, तो इसके लिए रिवर वाटर ट्रिब्यूनल भी बनाया गया था, लेकिन वो भी कुछ अच्छे डिसीजन तक पहुंच नहीं पाए हैं और कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक जा चुका है। और दूसरा है नर्मदा वाटर को लेकर भी डिस्प्यूट था गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कुछ स्टेट्स के पास जो स्पेशल प्रोविजंस हैं। The Constitution of India has provided some special provisions to states considering their special social and historical circumstances. कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके सोशल सर्कमस्टांसेस या हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस बाकी स्टेट से अलग हैं, इसलिए उनको स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि उनकी इंडिजिनस ट्राइबल पॉपुलेशन है जिसकी अपनी अलग से हिस्ट्री और कल्चर है जिसको वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ये किस आर्टिकल के अंडर है? 371 के अंडर है। ठीक है, कि उनकी अलग से हिस्ट्री और कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें कुछ अलग प्रोविजंस दिए गए हैं बाकी स्टेट से। लेकिन क्या हुआ है कि ये अलग जो प्रोविजंस हैं, स्पेशल प्रोविजंस के चलते हुए भी जो एलिनेशन है उनके माइंड्स में या उन एरियाज में जो इंसर्जेंसी है उसको ख़त्म किया नहीं जा सका है।
ऐसे ही कुछ और स्टेट्स जैसे हिमाचल प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, गोवा, आंध्र प्रदेश एटसेट्रा को भी कुछ कुछ एरियाज में स्पेशल प्रोविजंस मिले हुए हैं। स्टूडेंट्स, आर्टिकल 370 जो अभी लास्ट ईयर 2019 में स्क्रैप किया गया, उसमें उसके अकॉर्डिंग भी JNK के पास, जम्मू कश्मीर के पास बहुत से स्पेशल पावर्स थे। उनका फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन अलग था। बहुत सी इंडियन ऐसे थे प्रोविजंस जो वहाँ पे लागू नहीं होते थे, या उनको लागू करने के लिए पहले स्टेट की जो असेंबली थी उसकी परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अभी ये आर्टिकल स्क्रैप हो चुका है। This was all for our chapter on federalism. Thank you.